जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BGDG 172 यूनिट 5 को कवर करेंगे, जिसका नाम है फैमिली एंड मैरिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या क्या कर रहे थे। जिसमें हम पढ़ रहे थे फेमिनिस्ट स्टडीज़ ऑफ फैमिली। फैमिली के बारे में जनरल स्टडीज़ तो हो चुका था। इसके बाद पर जो फेमिनिस्ट होते हैं वो क्रिटिकली किस तरह से एनालाइज करते हैं फैमिली को, और वो अपनी स्टडी के अनुसार क्या बताते हैं कि फैमिली के स्टडी में क्या क्या लूप होल्स रह गया, किस किस पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। जिसमें से हम एक मिनट चाहिए। जिससे पहले भी रिवाइज करते हैं, जिसमें हम समझ गए, जिसमें पढ़े थे कि कुछ लूप होल्स रह गए जो विमेन की स्टडी को नहीं पढ़ा गया। विमेन के लेबर फोर्स को जो इनइक्वालिटी है काम के रिस्पेक्ट में, उसके बारे में कुछ डिटेल में बताया नहीं गया फैमिली को। बस फैमिली को एक प्रोटेक्टेड हाउस की तरह दिखाया गया है, जिसमें आपका सन का प्रेफरेंस रहता है डोमेस्टिक वायलेंस में। ये फिर देखिए, ज़्यादा वायलेंस जो वुमेन पे होता है वो बहुत आयरनिकली लगता है सुनने में कि ज़्यादा वायलेंस वुमेन के ऊपर जो होता है वो मैन करते हैं। पर औरत लोगों को भी बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जिनको चाहिए क्या, बेटा ही चाहिए। तो ये सब बात पे मुद्दा नहीं उठाया गया, बहुत जनरल स्टडी किया गया है फैमिली के ऊपर। और इस बात को ही वो फेमिनिस्ट जो है वो हाईलाइट करते हैं। नॉर्थ इंडियन मैरिज है, नॉर्थ इंडियन के बारे में फैमिली को ज़्यादा दिखाया गया है रैदर देन साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में फैमिली के जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें बहुत अंतर है। किनशिप जो है, रिश्ता नाता, उसमें बहुत अंतर है। हम नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन क्या, आप इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरह का फैमिली दिखता है, जिसमें कुछ मैट्रिलिनियन सोसाइटी है, किसी में पैट्रिलिनियन सोसाइटी है। पर ये सब बात को इग्नोर किया गया है। ये सब हम लोग पहले कर चुके थे, ऑनर किलिंग के बारे में पढ़ चुके थे कि ऑनर किलिंग क्या है। अपने ऑनर को बचाने के लिए अपने ही फैमिली मेम्बर के द्वारा अपने ही फैमिली मेम्बर को मार दिया जाता है। कभी कभी इसमें ना अपने ही घर वाले बेटियों को मार देते हैं, बेटी के साथ साथ जिससे उनके जो पार्टनर होते हैं उनको भी मार दिया जाता है, बस इसलिए कि उनका इज्जत बचा रहे। तो ये सब भी, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्री प्रेगनेंसी हो जाता है, मतलब कोई शादी के पहले, और बहुत बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत ऐसा केसेस आता है कि शादी के पहले अगर कोई वुमेन है या कोई लड़की है जो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके बाद भी उनको मार दिया जाता है। जबकि ऐसा प्रावधान है कि आप अगर ऐसा हो गया है, मिसफॉर्चून है या जो भी है हमारे समाज के अनुसार जो सही नहीं, अगर मान लीजिए ऐसा हो भी गया है तो सब जगह है, आप वहाँ पे बेबी को रख सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, पर डायरेक्ट उन्हीं को ख़त्म कर देते हैं। या पर बहुत ऐसा भी केसेस देखा गया है जिसमें घर वाले ही सेक्सुअली हैरेस करते हैं, और जिसके कारण अगर प्रेग्नेंट लेडी रहती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर उनको ऑनर को बचाने के लिए उनको भी मार दिया जाता है। तो ये सब पूरे जो भी केसेस है ना, ऑनर किलिंग है, जिसमें आप ऑनर को बचाने के लिए किसी को, अपनी फैमिली मेम्बर को मार रहे हैं। इसके बारे में हम लोग कर चुके थे। फीमेल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मेल के नज़रों में कम आए, इसीलिए यही तो है सिस्टम, पर्दा सिस्टम। जो पर्दा का सिस्टम आया है, क्यों आया है कि देखिए, आप जब नई बहू हैं दूसरे के घर पे जाती हैं, बहुत अलग अलग लोग रहते हैं, बहुत बोल सकते हैं हम आम भाषा में पढ़ाए मर्द, है ना। दूसरे अपने हस्बैंड के अलावा दूसरे बहुत सारे होते हैं, आपके जेठ होते हैं, देवर होते हैं, ससुर जी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपसे बोला जाता है कि आप उनके नज़रों में ही मत आइए, इसीलिए बोला गया है पर्दा सिस्टम, घूंघट में रहा कीजिए, ना आप उनके नज़र में आएंगी ना आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार होगा। लड़कों के लिए कोई पर्दा सिस्टम नहीं है, लड़कों के आँख में पट्टी बांध दीजिए ना, ज़्यादा बेस्ट होगा। पर नहीं, लड़कियों को पर्दा कर दिया जाता है कि आप सभ्य तरीका से रहिए, आप मर्दों के नज़र से दूर रहिए। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो है अपने होता है ना, मूछ इज़ लाइक इज्जत है उन लोगों के लिए, मूछ ऊंचा रहना चाहिए। तो मूछ को बचाने के लिए वो जो एक फांसी का फंदा दिखा रहे हैं, जिसमें ऑनर किलिंग का ये बहुत कार्टून के तरह से बताया गया है ऑनर किलिंग के बारे में, कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए किस तरह से अपने घर वाले लोग को मार देते हैं। ये एक आप सेकंड जो पिक्चर है उसमें देख रहे हैं कि पंचायत वैसा बैठा हुआ है, और एक जन को बीच चौड़ा पे बैठा के उनके साथ वायलेंस कर रहे हैं, जो बहुत ही वियर्ड लगता है। मतलब सिंपल सा चीज़ है, एक मतलब प्यार को इस इज्जत के साथ जोड़ के, अगर आप सबके लिए आपको अफेक्शन नहीं आ सकता है, किसी के लिए अगर आ रहा है, मतलब ये ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। आप उसको बेचारा पे बांध देते हैं। एक मिनट।
जिसमें आप बीच चौड़ा पे किसी को बांध देते हैं, दो जो भी कपल होते हैं उनको बांध लिए, उसके बाद उन लोगों को बोलते हैं कि इनको घसीट के मारा जाए, इनको घोड़ा चलाया जाए। बहुत सारा के होता है, गांव वगैरह में ज़्यादा होता है, रूरल एरियाज़ में ये कराते अपने से ही वो लोग अपना फैसला सुना देते हैं, जो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है, जो बहुत ये ऑनर किलिंग ही है। और थर्ड वाले आप देखेंगे इसमें, जिसमें कुछ ट्राइबल लोग हैं, कि आपका मैट्रिलिनियल सोसाइटी को बताता है कि वो जिसमें पिछले वाले में बताए थे कि जो प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस है कौन लेते हैं, मेल, जो सन के बजाय कौन लेती हैं, डॉटर लेती हैं। थर्ड पिक्चर जो रोज़ फ्लावर का जो है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को दिखाता है, FGM, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जिसमें विमेन के जेनिटल पार्ट को स्टीच कर दिया जाता है, या बोलिए तो बहुत अच्छे से कट कर दिया जाता है कि वो सेक्सुअली कांटेक्ट ना करे। और जब वो अपने सेक्सुअलिटी को प्रिजर्व करके रखेगी, वो सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाती है शादी के पहले, तो वो प्योर रहेगी। वो प्योर रहेगी तो घर का इज्जत भी बचा रहेगा। इसके घर की इज्जत बचाने के लिए उनके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से ख़त्म, मतलब सिल विल के एकदम, बहुत ही गंदा प्रोसेस है, बहुत गंदा प्रोसेस है और बहुत पेनफुल है। जो कि ये सब मतलब आप समझ रहे हैं कि बस इज्जत बचाने के लिए, मेल डोमिनेंस को बताने के लिए, पैट्रियार्की को हमेशा ऊपर रखने के लिए सारा जो आप रूल्स बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, बस औरत के लिए बना रहे हैं। यही रीज़न है ना कि जेंडर इक्वालिटी पे बात चल रहा है। अभी भी हम लोग इस जनरेशन में भी आके जिन बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है कि बच्चे सेंसिटाइज हो सके जेंडर के प्रति। फोर्थ वाला जो है, जिसमें आप लड़की को देख रहे हैं कि लड़की का सर कटा हुआ है, बिहेड वाला है, ये भी आपके ऊपर देख रहे हैं, मूछ जैसा दिखाया हुआ है, अपनी इज्जत से काट दे रहे हैं। ये क्या है, ऑनर किलिंग। अब आता है हमारा वही टॉपिक है, सेम फेमिनिस्ट स्टडीज़ ऑफ फैमिली ही है, उसका और कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जो मेल मेंबर, जो इज्जत बचाने का जो काम दिया जाता है, किनको दिया जाता है, मेल मेंबर को दिया जाता है। आप रेयर ही कभी सुनेंगे ना किसी बहन को बोला जाएगा कि भाई पे नज़र रख, भाई को जाने मत दे बाहर, नहीं, वो उनको नहीं बोला जाता है। पर भाई को ज़रूर बोला जाता है कि अब इस पे नज़र रख, अब इसको बाहर जाने ना दे। ये नहीं देखा जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये नहीं, किसके लिए देखा जा रहा है, कौन मेल है कौन फीमेल है। बस से अगर वो बड़ी भी होंगी तो भी उनको प्रोटेक्ट करके रोकने का, कंट्रोल करने का काम कौन करेंगे उनके भाई करेंगे, या फिर मेल मेंबर ही करेंगे घर के। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत नेगलेक्ट किया गया है। नेगलेक्ट करने का मतलब है जो सोशलाइजेशन है, जो समाज सिखाती है कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ को, इसको बहुत नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि यही तो चीज़ है जो आगे और बढ़ावा मिल रहा है। जो प्रोपागेट करने का जो काम है ना, पढ़ने का जो काम है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पैट्रियार्की है बढ़ रहा है, जो वायलेंस है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चों का परवरिश ही उस माहौल में हुआ है। आप छोटे बच्चे को ही उस तरह से सिखा रहे हैं। छोटे बच्चे को जब आप सिखा देते हैं ना कि नहीं, चूल्हा चौका करना तुम्हारा काम नहीं है, किचन में जाना तुम्हारा काम नहीं है, लड़के होके रोते नहीं है, लड़के होके ऐसे करते नहीं है, तुम लड़की हो, तुमको यही करना पड़ेगा, लड़की को ऐसे रहना चाहिए, लड़की हो ठीक से बैठो, लड़की हो ढंग से सीखो बोलना, ज़्यादा हंसो मत, ज़्यादा तेज़ से मत बोलो, अरे लड़की हो दूसरे के घर जाना है। ये सारा जो टॉन्ट, ये सारा जो आप इनडायरेक्टली जो ज्ञान दे रहे होते हैं ना बच्चे को, छोटे बच्चे को, यही है सोशलाइजेशन, जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस बात को हाईलाइट करते हैं फेमिनिस्ट स्टडीज़ फैमिली के बारे में, क्योंकि फैमिली ही सबसे प्राइमरी स्कूल होता है हमारा, जब हम सीखते हैं, जब हम इंसान बन रहे होते हैं, समाज में रहने लायक इंसान। समाज इस तरह से हम लोग से चाहती है कि हम जैसे रहें। थोड़ा भी आप डेविएंट होते हैं ना, थोड़ा भी आप अलग करेंगे ना समाज के नॉर्म्स के हिसाब से, फिर तो समाज आपको बता ही देती है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है पैट्रियार्कल जो आइडियोलॉजी है उस पर अग्रीमेंट जो कर लिए हैं कि हाँ हाँ सही है। अगर देखिए बहुत जनरली क्या होता है कि अगर ये पिछले वाले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया, अगर हस्बैंड वाइफ का जॉब लगा है और दोनों अगर पेरेंट बनते हैं तो हस्बैंड का जॉब छोड़ना नहीं, कॉमन नहीं लगता है, रेयर लगता है, पर वाइफ का छोड़ना एक्सेप्टेबल है। हाँ माँ बन गई हो अब तो तुमको जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। पर ये कभी आप नहीं देखेंगे कि अगर वो पापा बन गए हैं तो वो बोलेंगे ठीक है हम जॉब छोड़ते हैं, हम घर में बच्चा को संभालते हैं, तुम जॉब कंटिन्यू कर लो कोई बात है नहीं, ये समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी है ना उसे बहुत अच्छे से एग्रीमेंट कर लिया गया है, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा है, जिसको उजागर करना चाहिए, जिसके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए।
दूसरा फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि जो हमारा सोशलाइजेशन है हमारे घर से स्टार्ट होता है, और घर में बहुत छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, कुछ सेरेमनीज़ है। जैसे एक आम भाषा में भी आप कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ सुनेंगे जिसमें आपको दिखेगा कि इन्फीरियर बताया जा रहा है वेमेन को, और जो आपके मैन है उनको सुपीरियर बताया जा रहा है कि वो आपके जैसे रक्षाबंधन जैसा फेस्टिवल हुआ, फिर आपका ये दुर्गा माँ का जो पूजा होता है जिसमें नौ जो कोई भी देवी का पूजा होता है तो वो आती हैं और फिर कुछ दिन बाद वो फिर चली जाती हैं। पर आप फिर बोलेंगे कि मैम गणेश जी का तो ऐसे ही पूजा होता है, गणेश जी का भी तो विसर्जन होता है। उस केस में गणेश जी के विसर्जन में उनको मायके से ससुराल नहीं भेजा जाता, ऐसा नहीं बोला जाता है। पर अब जो दुर्गा माँ का पूजा होता है ना, इसमें जनरली क्या बोलते हैं कि जो वो माँ आई है वो अपने ससुराल आई है कुछ दिन के लिए और फिर वो मायके चली जाएंगी। ठीक, तो ये जो सिस्टम दिखा रहे हैं कि वो कुछ ही दिन के लिए आपका आना है, उसके बाद आपको फिर चले जाना है अपने घर में। तो कुछ सेरेमनी से, जैसे लैंग्वेज है, इससे पहले भी कुछ वीडियोस में है कि आम भाषा में हम लोग बोलते रहते हैं। जैसे आप बोलिएगा कि घर में आप बोलेंगे कुछ आजकल के आदमी लोग ऐसे ही होते हैं। अब हम जब बोल रहे हैं ना आजकल के आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, तो इस आदमी लोगों का मतलब है कि आदमी और औरत दोनों। मतलब हम आदमी का नाम ले रहे हैं तो ये उसमें औरत भी आ जा रही है। तो ये जो एक और हमारा चैप्टर है जिसमें लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाएगा, जेंडर को लैंग्वेज में किस तरह से हम लोग भाषा में भी जेंडर आ गया है, घुस गया है, उसको भी हम बहुत अच्छे से बताएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पर फिलहाल आप यही समझिए कि हमारे आम भाषा में भी हम लोग वुमेन को इन्फीरियर ही बना के रखे हैं, जिस पर हम लोग ध्यान भी नहीं जाता। बॉय का और गर्ल के साथ जो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, आप देखिएगा जनरली होता है हमारे क्या किसी घर में कि जो लड़की होती है, लड़की पे हाथ उठाना बहुत आसान हो जाता है, बेटियों को मारना इज लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स है, पट से लपक के तोड़ लो। पर बेटे बड़े हो जाएंगे, उन पे हाथ उठाना थोड़ा लगता है नहीं, अब नहीं मारना चाहिए, क्योंकि क्या पता मारने के बाद वो भी हाथ उठा दें, या फिर हाथ नहीं भी उठाते हैं तो उन पे थोड़ा डर जाता है। अगर आपका बड़ा हो गया है ना, मतलब यंग हो गया है, एडल्ट हो गया, तो वो थोड़ा भी चिल्लाता है ना तो सब मम्मी पापा थोड़े सहम जाते हैं। पर बेटी उतना तेज चिल्लाएगी ना तो लोग नहीं सहमेंगे। ठीक, तो उनको बता दिया जाता है। तो जनरली होता है जो हम लोग का बिहेवियर होता है ना बॉय और गर्ल के साथ, वो डिफरेंट हो जाता है। ये सब पे भी ध्यान नहीं दिया गया जो फेमिनिस्ट स्टडीज़ बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट में, जो लड़कियों को सिखाया जाता है शुरू से कि आप पेन सहना सीखिए, क्योंकि आपको दर्द सहना है। अरे इतना सा दर्द नहीं बर्दाश्त करोगी तो आगे तो बहुत दर्द आना है, कैसे बर्दाश्त करोगी। तो उनको शुरू से सिखाया जाता है, जो सब कॉन्शियसली उनके दिमाग में बैठता चला जाता है। सेल्फ सेक्रीफाइस करने का क्वालिटी उनके अंदर एक्वायर्ड हो जाता है पूरी तरह से, कि थोड़ा कम खाओ, थोड़ा एडजस्टमेंट सीखो, अरे तुमको थोड़ा सुनना सीखो, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, तुमको दूसरे के घर जाना है। ये सब चीज़ उनके अंदर ना कब बैठ जाता है, कब एम्बेड हो जाता है, उनको भी पता नहीं चलता, जो सिखा रहे होते उनको भी पता नहीं चलता। रजनी पडिवाल जो है वो पालरी वाला एड्रेस करती हैं कि जो हाउस होल्ड वर्क है ना, हाउस होल्ड वर्क जो मार्केट से हम लोग को दूर रखता है, कि तुम घर का काम करो ना, बाहर का काम कर लेते हैं जो मेल मेंबर करते हैं, अगर ये कम हो जाएगा ना तो आधा जो वुमेन का जो काम है, जो वुमेन का जो इन्फीरियॉरिटी है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो रजनी देखिए हर सोशोलॉजिस्ट जो भी हैं, जो भी अगर कोई फेमिनिस्ट हैं, वो सबका ना वो एक फील्ड पे बात करते हैं, उनका सबका अपना अपना थ्योरी है जिस पे बोलना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो शायद ये अपलिफ्टमेंट कर देगा। तो सारा जो पॉइंट है सबका नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद आते हैं हमारा दलित फेमिनिस्ट। जो दलित फेमिनिस्ट है वो फैमिली को कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। अभी तक से हम बस फेमिनिस्ट का बात किए थे, अब आ जाती हैं दलित फेमिनिस्ट। मतलब समझ रहे हैं कि एक तो जेंडर की मारी, ऊपर से कास्ट की मारी, तो उनका जो दशा होगा कितना बुढ़ाना होगा, कितना वनरेबल होगा। मतलब एक तो वो इससे भी गई क्योंकि वो औरत है इसीलिए उनको भी इन्फीरियर समझा जाएगा, प्लस वो अब औरत में भी उनको, जो दो औरत है वो भी उनको एक औरत उनको इन्फीरियर समझेगी, क्योंकि वो बोलेंगी कि हम तो बड़े कास्ट की लड़की हैं, आप तो छोटे कास्ट की लड़की हैं। तो वहाँ से भी गई, मतलब एक तो उन पे एक्सप्लॉयटेशन उनका मर्द करेंगे और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन औरत भी करेगी कास्ट के कारण। अब आप बोलेंगे मैम अनटचेबिलिटी तो अब नहीं है, आप ये जो कास्ट का सिस्टम अब तो कोई नहीं मानता, अब तो शादी हो जाता है, अब तो इंटरकास्ट मैरिज बहुत चल रहा है। ठीक है चल रहा है, पर अभी भी ना हमारे मन में, आपके हमारे बहुत लोगों के मन में ना वो कास्ट का जो इन्फीरियॉरिटी है अभी भी है। एक एग्जांपल से समझिएगा कैसे है। अगर हम आपको भी बोले ना कि आप डोम जैसे लगते हैं, व्हाट यू फील, कि शायद हम अच्छे नहीं लग रहे क्या। पर वही हम आपको बोले कि आप पंडित है क्या, पंडित जैसे लगते हैं, तो आपको लगेगा कि शायद हम अच्छे दिख रहे होंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर जो है ना, अगर हम आपको आज चमाड़ बोलें और आप
ऑफेंड नहीं होंगे तब हम मानेंगे कि हाँ आपके अंदर दलित वाला सिस्टम नहीं है, आप ठीक हो चुके हैं, आप बहुत अच्छे से, आपका सोशलाइजेशन बहुत अलग लेवल पे हुआ है। पर अगर आप ऑफेंड हो रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि डोम और चमार इन्फीरियर हैं, थोड़े तो नहीं है ठीक, और जो पंडित होते हैं वो अच्छे दिखते हैं। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है दैट मीन्स आपके अंदर वो कास्ट का चीज़ अभी तक नहीं किया है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए दलित फेमिनिस्ट क्रिटिक्स का क्रिटिक्स क्या रहा है फैमिली के ऊपर, कि वो बोलते हैं कि जो भी फैमिली का जो बात चला है ना, फैमिली का जो स्टडी हुआ है वो हिंदू अपर कास्ट पे ही हुआ है। जो कास्ट सिस्टम का जो इनइक्वालिटी है ना, दलित वुमेन के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया गया है कि दलित वुमेन भी प्रॉब्लम कर रही, उनकी बात को भी उजागर नहीं किया गया है। ये उनका सबसे बड़ा दुख रहा है, क्वेश्चन रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि उनका क्रिटिसिज्म रहा है। दूसरा बात करते हैं कि जो हेट्रोनॉर्मेटिविटी है, हेट्रोनॉर्मेटिविटी क्या है? हेट्रो का मतलब ही होगा, देखिए होमो और हेट्रो, होमो वर्ड जहाँ आएगा, होमो का मतलब होता है सेम, होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सब वर्ड हम लोग पढ़े हैं स्कूल टाइम में। होमोसेक्सुअलिटी नहीं पढ़े होंगे पर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जरूर पढ़े होंगे क्रॉस पॉलिनेशन के चैप्टर में, जब आप 9-10 में होंगे ना, जब आपका पी प्लांट का मेंडल का टॉपिक चल रहा होगा तब आप जरूर पढ़े होंगे। किसी को याद होगा तो कमेंट कीजिएगा। आर्ग्यू नॉन क्वेश्चनिंग हेट्रोनॉर्मेटिविटी। हेट्रोनॉर्मेटिविटी क्या है? हम जो एक अगर कोई आपको बोलते हैं कि आपकी बेटी एक लड़के शादी करना चाहती है, तो आपके दिमाग में आएगा कि छोड़िए, जाने दीजिए, अब तो सब कर रहे हैं दूसरे कास्ट में शादी, तो करा दीजिए। पर अगर बोलते हैं, शायद ही नहीं लगता है कि अभी के टाइम पे कोई बोल पाएंगे, नहीं बोलेंगे, या चलो बोलते भी हैं कि मेरी बेटी को ना एक लड़की से ही शादी करना है, तो समाज के लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, और बात तो बनेगा, ठीक, क्योंकि अभी इतना ये नॉर्मल नहीं हुआ है। लॉ बन गया है पर अभी इतना भी नॉर्मल नहीं हुआ, हमारे अंदर वो नॉर्मल नहीं गया है, वो नॉर्मलिटी नहीं आया है, क्योंकि सोशलाइजेशन ऐसा हुआ है ना, हेट्रोनॉर्मेटिविटी पे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हम लोग कि क्यों एक लड़का लड़की का ही क्यों, लड़की लड़की का क्यों नहीं शादी हो सकता, एक लड़की लड़की एज अ पार्टनर क्यों नहीं रह सकते हैं, या फिर लड़का लड़का एज अ पार्टनर क्यों नहीं रह सकते? नहीं, ये हम लोग की बुक में भी कहीं नहीं होगा कभी भी। आप हम तो नहीं देखे अभी तक से कोई बुक में ऐसे के बारे, पेरेंट्स के बारे में लिखा है या फिर ऐसे कपल्स के बारे में लिखा है जो लड़की लड़की है फिर लड़का लड़का है, नहीं होता। रिंचन बोलते हैं कि ये जो फैमिली के जो मेंबर होते हैं ना, जो स्ट्रक्चर वो सीख के आए होते हैं ना, वो बर्डन बना के रख देते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, और उस स्ट्रक्चर को प्रोपागेट करने के लिए उन पे प्रेशर भी डालते हैं कि जिस तरह से हम लोग थे आपको भी उसी तरह से रहना है। अगर हमारे टाइम पे इनइक्वालिटी था तो वो भी वही चाहेंगे कि वही इनइक्वालिटी आगे भी स्प्रेड हो, क्योंकि उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता, और ये कभी कभी क्लैश भी हो जाता है फैमिली में। देखिए कुछ चीज़ है जो हम नहीं बदल सकते हैं, मानते हैं इस चीज़ को, हम ये नहीं कहते हैं कि एकदम रैशनल हो जाइए, घर पे एकदम विद्रोह कर दीजिए, नहीं। 2-3 जनरेशन होता है हमारे घर पे, दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन हम लोग हैं, ठीक। ऑब्वियस सब बात है ना, उस टाइम पे उनका जैसा सोशलाइजेशन हुआ है, जिस टाइम पे हमारे मम्मी पापा का सोशलाइजेशन हुआ है और जिस टाइम पे हमारा सोशलाइजेशन हुआ है, हम जो सीखे हैं तीनों सेम नहीं हो सकता है, थोड़ा ना थोड़ा क्लैश तो होगा ही। तो बिल्कुल ऐसे मत बन जाइए कि एकदम रैशनल हो जाइए, एकदम मम्मी पापा को छोड़ के पूरे आगे बढ़ जाइए। उनको समझाइए, उनको सिखाइए कि हाँ, इस एग्जाम्पल से समझाइए, एग्जाम्पल्स दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए उनको समझने का, पर एकदम से रैशनल बिल्कुल मत हो जाइए, एकदम क्लैश मत कीजिए, और उनसे एक्सपेक्ट बुरी तरह से करना कि हाँ उनको तो पूरा समझ ही जाना चाहिए, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपने टाइम पे जो सीखे हैं, आप उनको भी बदलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो खुद चाहें भी ना तो भी नहीं बदल पा रहे हैं। तो इसमें उनका गलती नहीं है, उनका सोशलाइजेशन उस तरह से हुआ है। तो ये चैप्टर्स या बुक्स पढ़ने के बाद ना पूरी तरह से रैशनल मत हो जाइएगा, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। पर हाँ, आप जब सोशलाइजेशन में योगदान दें अपने बच्चों के, तब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, तब आप नेक्स्ट जनरेशन को वो परपेचुएट मत कीजिएगा या प्रोपागेट मत कीजिएगा, जो कि गलत है, जो कि आप इस बुक में सीखे हैं नहीं करना है। दूसरा हमारा 4th पॉइंट है, जो कि ये दलित फेमिनिस्ट का लास्ट टॉपिक है। फैमिली जो होता है सबके लिए नहीं है, वो फैमिली का बात नहीं कर रहे हैं जिसमें ब्लड रिलेशन नहीं है,
जैसे हम पहले बताए थे फैमिली में कि फैमिली का मतलब है अगर कोई कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कॉमन काम के लिए एक साथ रह रहे हैं तो वो फैमिली हुए। पर उस फैमिली का यहाँ बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो घर, हर सोसाइटी में जो हर घर में जो फैमिली है ना, उसका बात किया जा रहा है। फैमिली का मेम्बर कोई भी नहीं बन सकता है। उसके लिए दो रास्ता है, दो दरवाजा है। एक, आप फैमिली मेम्बर किसी के कैसे बन सकते हैं आप बताइए। या तो आप उनके घर पे जन्म ले लीजिए, जो कि आप उनके हाथ में नहीं, आप नहीं कर सकते। दूसरा, उनके घर में किसी लड़के के साथ शादी कर लीजिए। यही है ना, दो ही प्रोसेस है। क्या है? पहला मैरिज और दूसरा बर्थ। तो बर्थ तो नहीं है आपके हाथ में, मैरिज जरूर है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है डोमेस्टिक वायलेंस अंडरमाइनिंग द नोशन ऑफ फैमिली एज अ सेफ हेवन। जो डोमेस्टिक वायलेंस है, बोला जाता है ना, जब हम दूसरा चैप्टर हमारा जो सॉरी चैप्टर 11 है जिसमें हम जेंडर बेस्ड वायलेंस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि ज़्यादा जो डाटा हमारा कहता है कि ज़्यादा जो वायलेंस होता है ना, घर के बाहर नहीं होता, घर के अंदर ही होता है। और उसी बात को हाईलाइट किया जाता है इसमें कि जो सेफ हेवन की तरफ फैमिली को हम देखते हैं, वो सेफ हेवन ही हमेशा नहीं रहता है। किस तरह से वायलेंस परपेट्रेट करती हैं उसको देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है फीमेल इन्फेंटिसाइड या फीटिसाइड। पहले भी हम बताए थे CIDE का मतलब क्या होता है। कुछ को देखिए, ये आपके रूट वर्ड से कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर, इस बुक में, पर स्टिल कुछ कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, कहीं काम आ जाए। CID, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स लोग को भी ऐसे ही करते हैं। कुछ चीज़ है जैसे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पर कुछ चीज़ ऐसा याद आया कि हाँ बता सकते हैं बच्चों को, तो बता देते हैं उस टाइम पे। तो बस मेरे, आप लोग भी मेरे लिए एक स्टूडेंट की तरह हैं, तो बस कुछ चीज़ है जो एक्स्ट्रा है तो बता देते हैं। CID जहाँ रहेगा ना, उसका मतलब होता है मर्डर, ठीक है। सुसाइड पहले भी बताए हुए हैं। इन्फेंट मतलब होता है बेबी, छोटा बेबी, गोदी में लेने वाला बेबी। तो इन्फेंट का जब आप मर्डर करते हैं वो होता है इन्फेंटिसाइड, ठीक है। फीटस, फीटस मतलब होता है गर्भ। गर्भ का में जो बच्चा होता है ना, गर्भ वोम्ब, सॉरी गर्भ मतलब तो वोम्ब हुआ ना, छोटा बच्चा जो होता है एकदम, उसको भ्रूण कहते हैं, उसको बोलते हैं फीटस। अब फीटस का जब मर्डर करते हैं तो उसको बोलते हैं फीटिसाइड, ठीक है। अब याद रहेगा। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है और फीमेल फीटिसाइड हो रहा है, ये जो होता है घर के लोग तो करते हैं, बाहर के लोग थोड़ी मारते हैं। आप बोलेंगे मैम मारते तो डॉक्टर ही हैं, मतलब छोटे बच्चे को पेट के अंदर ही बच्चे को मार देना, पता चलना कि अगर वो बेटी है, या फिर जन्म लेते ही उनको मार देना, या फिर छोड़ देना रास्ता में। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी बच्ची बाहर में कहीं पाई जाती है, कचरे के डब्बा में इधर छोड़ देते हैं बेटियों को, या फिर बेच देते हैं। तो ये जो कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? घर के बाहर वाले तो कर नहीं रहे। और अगर आप बोलते हैं डॉक्टर कर रहे, तो डॉक्टर को बोल कौन रहा है करने के लिए? डॉक्टर का इतना मजाल थोड़ी कि वो खुद मार देगा, बिल्कुल नहीं। आप जाते हैं अबॉर्शन करवाने, तभी तो वो मारते हैं, तभी तो वो अबॉर्शन करते हैं। तो कर कौन रहा है? घर के ही लोग कर रहे हैं, जो आपको जन्म देने वाले हैं वही कर रहे हैं। तो कैसे रहा फैमिली हमारा सेफ हेवन? कैसे रहा? डायरेक्ट वो तो हम लोग को हेवन ही पहुंचा दे रहा है ना। जो बच्चे को एक पापा जन्म दिए, जन्म मतलब पापा से ही तो आई है वो, पापा मम्मी दोनों का योगदान रहा, वही मम्मी पापा उनको मार दे रहे हैं। कहाँ पे पहुँचा रहे हैं? सेफ हेवन में। मतलब फाइनली उनको घर से, घर में उनको जन्म, जो गलती वो की भी नहीं, उनका सज़ा पहले उनको दे दिया जा रहा है। तो ये कर कौन रहे? घर वाले, ठीक। दूसरा आता है अमाइनो सेंटेसिस। अमाइनो सेंटेसिस क्या है? जब हम, अमाइनो एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारे पेट में जो बच्चा है वो बच्चा लड़का है या लड़की है, वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। ये प्रोसेस को हम लोग अमाइनो सेंटेसिस कहते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी भी कितना बड़ा योगदान दिया है पैट्रियार्की में, इसको भी बता दिया। ये भी जान लो कि आपके पेट में बच्चा लड़का है या लड़की है, तो आपको सुविधा होगा कि आप उसको मार सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे देती है। तो ये प्रोसेस है, हालांकि ये बैन हो चुका है, पर स्टिल पैसा वैसा के अंडर में हो जाता है। पता है कभी भी एक स्कीम बनाना मैटर नहीं करता है कि लॉ बना दिए, कानून बना दिए और आपका हाथ हो गया, गंगा नहा लिए, ऐसा नहीं होता। जो भी कानून बना है ना, वो कानून किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे हो रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप बंद कर दिए, शराब बंद कर दिए और शराब बिक रहा है ब्लैक में, तो वो आप बंद नहीं किया, वो अपना वो पैसा बढ़ाना ही हो जा रहा है। मतलब आप डायरेक्ट मनी ना अर्न करके और बढ़ा के फाइन लगा के और अलग तरह से अर्न कर रहे हैं। अब आता है हम लोग थर्ड पॉइंट आता है, ये विश्वास रखना कि जो सन होंगे वो हमारे प्रोवाइडर होंगे, और जो डॉटर होगी, बेटी जो होगी, वो क्या होगी? बर्डन होगी। और यही सबसे बड़ा रीज़न है फीमेल फिटिसाइड का, जो हम आपको पहले भी बोले हैं
कि लड़कियों को दहेज दे के निपटा देना है घर पे। पर लड़कियों का अगर आप ये समझेंगे ना कि लड़की भी आपका देखभाल कर सकती है, बेटी रख सकती है आपको, बेटी आपको। इवन ना जजमेंट भी आया था, जब प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस का जजमेंट आया था ना, आप देखिएगा, जिसमें जज बोलते हैं, जज का स्टेटमेंट है कि आपके जो बेटे होते हैं ना, आपके बेटे तभी तक बेटे होते हैं जब तक उनका शादी नहीं हो जाता, जब तक वो किसी के हस्बैंड नहीं बनते। और बेटी आपकी तब तक बेटी होती है जब तक वो मर नहीं जाती। इवन बोल सकते हैं कि शादी के बाद भी वो आपकी बेटी होती है। तो देखिए, इसको ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, इसका बिल्कुल ये एकदम से एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है कि बेटे गंदे होते हैं और बेटी अच्छी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर अगर आप बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके बेटे प्रोवाइडर बन सकते हैं, आपका ख्याल रख सकते हैं बुढ़ापा में, तो आपकी बेटियाँ भी रख सकती है। आप बेटियों को उस लायक बनाइए तो सही, आप उसको उस लायक समझिए तो सही, अपना मानिए। तो आप तो पहले ही उसको पढ़ाया धन मान रखे हैं, उसको पहले से आप बता रखें कि आपको दूसरे के घर चले जाना है, मेरे को इनसे क्या लेना देना, आखिर तो ये दूसरे के घर ही जाएगी, आखिर तो अपने सास ससुर का ही सेवा करेगी, मेरा तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, ज़रूर करेगी। आप बोलिए कि हम भाई तुमको दहेज नहीं देंगे, हम क्या देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो हालांकि आ चुका है, पर आप हक से बोलिए कि नहीं हम उसको प्रॉपर्टी देंगे। उसके बाद जब प्रॉपर्टी आप देंगे तो फिर तो वो हक से लेंगे ही। आप उनको पढ़ाइए। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को हम देखे हैं, उनको चाहिए बेटा, बेटी होने पर उनको बहुत दुख होता है। हमको समझ नहीं आता है कि किस तरह का एजुकेशन उनको मिला है। तो ये जो हम हमारे दिमाग में बैठा है ना कि सन ही प्रोवाइडर होते हैं, बेटियां नहीं होती, ये सबसे बड़ा कारण है फीमेल फिटिसाइड होने का। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़के का सारा काम लड़की कर देती है, लड़की का सारा काम लड़के कर देते हैं। कुछ कुछ चीज़ है जो काम आता है। आज के सोसाइटी के अनुसार हम समझते हैं कि कुछ चीज़ है कि रात में अगर आपको 12 बजे कुछ सामान लेने के लिए भेजना है, तो आप ये प्रैक्टिकल बात है। हम अगर कितना भी बोले कि क्यों लड़की नहीं जा सकती, जाने दीजिए, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है समाज के अनुसार। ये अभी के समाज के अनुसार प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप भेज भी देंगे ना, तो आपको मन में डर लगा रहेगा। आपको भेजना किनको पड़ेगा, बेटे को ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़के पूरी तरह से सेफ ही हैं, पर स्टिल आप थोड़ा मोड़ा संकोच करके भी बेटे को भेज देंगे, पर आप बेटी को नहीं भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे। तो आपको ज़रूरत पड़ रहा है ना, तो लड़कों का भी कुछ जगह पे काम है, बेटा भी कुछ कुछ ऐसे जगह पे करता है जो बेटी में हो सकता है कि बोला जाए कि दोनों का एक अलग अलग इम्पॉर्टेंस है, दोनों का अलग अलग काम है, प्यार है। पर कोई किसी से इन्फीरियर, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। किसी को इन्फीरियर सुपीरियर मत समझिए, इक्वालिटी समझिए। दोनों का अपना अपना इम्पॉर्टेंस है। जो भी आ रहा है आपके पास, बेटा हो बेटी हो, दिल से गले लगाइए। तो ये हमारा बस एक टॉपिक था, तो थोड़ा डिटेल में बता दिए, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ हम थोड़ा बताए हैं। क्योंकि देखिए, समाज में कुछ बदलाव आता है ना, तो एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे ही आएगा। और इसीलिए इस सिलेबस में इंक्लूड करने का मतलब ही ये है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे सीखेंगे ना तो वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, और इसके बाद में हमारा समाज धीरे धीरे समाज का सोच बदलने लगेगा। देखिए, जो हमारे घर के थ्रू जो हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसमें कुछ 6 टॉपिक है। उस 6 टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में है, बस आप टॉपिक पहले देख लीजिए। अनइक्वल एक्सेस है रिसोर्सेज का, पूरे जो रिसोर्सेज है घर में, खाना पीना, न्यूट्रिशन, लाइट, सामान, पैसा, फैसिलिटीज़ जो भी है, इक्वली नहीं मिलता। मतलब बेटियों को अलग, बेटों को अलग मिलता है। एजुकेशन ले लीजिए, बहुत कुछ है, पैसा कमा ले लीजिए। लड़के को बिजनेस करने के लिए पैसा मिलता है, बेटियों को जल्दी पैसा नहीं मिलेगा बिजनेस करने के लिए। तो जो रिसोर्सेज है उसमें डिफरेंस है, घर में ही स्टार्ट होता है, तो सेफ हेवन नहीं रहा। चाइल्ड अब्यूज़ घर पे ही होता है, बहुत बार ऐसा होता है, छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअली हैरेस किया जाता है छोटे बच्चों को घर पे करते हैं। दूसरा है सेक्सुअल हैरेसमेंट भी बहुत बार घर पे होता है। ऐसा देखिए, 6 पॉइंट पे ऐसा कोई भी टॉप पॉइंट नहीं है ना जो घर पे नहीं होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि घर पे ही हमेशा होता है, हर घर में होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर घर में होता है। जब घर पे होता है तो ये सेफ हेवन कहाँ से रहा। दूसरा आता है, ऐसा नहीं है कि सब घर सेफ हेवन नहीं है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको एकदम रैशनल नहीं होना है। हमारा 4th पॉइंट है सेक्सुअल असॉल्ट और रेप। घर पे रेप, हाँ होता है, मैरिटल रेप है। घर पे आपके मैरिटल रेप क्या होता है, हस्बैंड के द्वारा रेप किया जाता है वाइफ का हक से। रेप क्या है, अगर आप किसी के कंसेंट के बिना अगर आप उसके साथ इंटीमेट हो रहे हैं, वो रेप ही है। अगर उसके नो के बाद भी आप अगर अपना हक दिखा रहे हैं, वो रेप ही है। तो ये क्या है, कौन कर रहे हैं, हस्बैंड तो आपके घर के ही मेंबर हुए ना,
क्योंकि अब शादी करने के बाद तो फिर एंट्री ले चुकी हैं घर पे, तो कर कौन रहे हैं घर पे, तो काहे का सेफ वुमेन। दूसरा आता है हमारा वायलेंस अगेंस्ट एज्ड पर्सन। एज्ड पर्सन के साथ भी बहुत वायलेंस होता है, क्योंकि वल्नरेबल है ना, हमको पता चल गया इनसे बोला कोई काम नहीं है। बहुत बार होता है, होती हैं बहू लोग होती हैं, बूढ़े लोगों पे हाथ उठाना, बूढ़े लोगों को मारना, या उनको घर से निकाल देना, ठीक से खाना नहीं देना, या कुछ बात सुना देना, बर्डन की तरह उनको फील कराना, डिग्निटी के साथ लाइफ नहीं जीने देना, ये सब क्या है भैया। उसके बाद वीडियोज़ के साथ भी बहुत बड़ा व्यवहार होता है। वीडियोज़ के साथ तो मतलब क्या बोले जाए उनका, मतलब वीडियोज़ के बाद तो बहुत आगे है टॉपिक हम लोग का, विचक्राफ्ट वगैरह है और भी है, जिसमें लड़कियों का बाल काट देते हैं और उनको कपड़ा भी मतलब उनके अपने पसंद से वो कपड़ा भी नहीं पहन सकती है। एक तो उनके साथ दुख हुआ, एक तो उनके हस्बैंड चले गए, उनके लाइफ पार्टनर चले गए, उसके बाद आप उनके ऊपर और अत्याचार कर रहे हैं। इवन ना सोसाइटी में भी बात बनाने लग जाया जाता है कि अरे देखिए इनके हस्बैंड नहीं, अभी भी देखिए चूड़ी हाथ में है, देखिए बिंदी हाथ में। सच में क्रिटिसाइज करने वाला बात है कि मेकअप करना, क्या वो शादी के पहले नहीं करती थी, रेडी नहीं होती थी, सिंदूर के अलावा क्या वो बिंदी नहीं लगाती थी, चूड़ी नहीं पहनती थी, नेल पेंट नहीं पहनती थी, करती नहीं थी, सब कुछ करती थी। सब कुछ हस्बैंड पे, हस्बैंड कहे तो वो कर नहीं सकती, क्या वो खुद के लिए नहीं रेडी हो सकती, खुद की खुशी के लिए रेडी नहीं हो सकती है? नहीं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मत कीजिए। क्यों किया जा रहा है पता है? अच्छा, बाल क्यों मुंडवाया जाता है पता है? चलिए बताते हैं दूसरे स्लाइड में। वायलेंस, अगर आपका कुछ ओपिनियन होगा ना, 6 पॉइंट को 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं, हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपका कुछ ओपिनियन होगा ना, आपका कुछ इंटरप्रिटेशन है ना, ये सब वीडियोस अगर क्लासेस करने के बाद अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अपना ओपिनियन। उसको हम या तो दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे या फिर आपके थ्रू दूसरे बच्चे भी जान पाएंगे। हमारा फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा 6 टॉपिक जो है वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट LGBTQ मेम्बर्स। LGBTQ मेम्बर्स मतलब क्या होता है? मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर। ये कुछ मेंबर्स हैं जो हमारे समाज के नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, पैट्रियार्की को चैलेंज करते हैं। और ये जब पता चलता है ना किन्हीं लोगों को, तो इसके लिए भी बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस सफ़र करते हैं। कैसे चैलेंज करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कर देंगे। सबसे पहला टॉपिक जो देखिए हमारा नंबर 1 है, उसको डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। आइडियोलॉजी हमारा रहता है कि जो गर्ल होती हैं वो इन्फीरियर होती हैं और सेक्सुअली वल्नरेबल होती हैं। सेक्सुअली वल्नरेबल होना मतलब क्या है कि वल्नरेबल बताए हैं कि वल्नरेबल वो होते हैं जब कुछ प्रॉब्लम होगा ना, जो प्रॉब्लम होने के बाद अगर कुछ बुरा कंडीशन आता है तो जो सबसे ज़्यादा जिन पे इफेक्ट पड़ता है ना, वो उनको बोलते हैं वल्नरेबल। जैसे कह सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, एक आदमी है। छोटा बच्चा मतलब क्रॉल करने वाला, गुड़कने वाला बच्चा, गुड़कना बोलते हैं ना उसको, घुटने के बल जो चलता है बच्चा, हाँ वही बोलते हैं, रोल करना नहीं। तो तो अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है, धरती हिल रहा है, भूकंप आने वाला है, कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इनको पड़ने वाला है। जो आदमी है वो तो फट से दौड़ के चल जाएगा, हट जाएगा, पर क्या छोटा बच्चा जा पाएगा? नहीं। तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन हुआ? छोटा बच्चा हुआ। बुरा परिस्थिति आता है तो जो सबसे जल्दी और सबसे पहले और सबसे बुरा तरह से जो कंडीशन में झेलता है वो सबसे वल्नरेबल ग्रुप होता है। जैसे हमारे समाज के गरीब लोग, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा ना तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है? गरीब लोगों पे। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है? गरीब। जैसे पैंडेमिक के समय अमीर, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने वाले पैंडेमिक के समय कोई नहीं कमाया, सबको लॉस हुआ है, नहीं, प्रॉफिट होने वाले किन्हीं लोगों को बहुत प्रॉफिट हुआ है और लॉस होने वाले का भी बहुत लॉस हुआ है, ठीक। तो जो सबसे गरीब थे ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस पे आया? उन्हीं पे आया। तो बोलने का मतलब ये है, ये वल्नरेबल का टॉपिक था, मतलब वल्नरेबल का मीनिंग क्या था वो हम आपको एक्सप्लेन करके समझाएं। टॉपिक हमारा 1 है, ये मानना कि जो गर्ल होती हैं वो इन्फीरियर होती हैं और दूसरा वो सेक्सुअली वल्नरेबल भी होती है। बहुत ही आसानी से सेक्सुअली हैरेस किया जा सकता है लड़कियों को, और बहुत क्योंकि और उनको बाहर भी, घर पे भी, छोटे बच्चे को भी कि कमज़ोर है ये समझना कि हाँ आसानी से हो जाए, मतलब आसानी से बोल सकते हैं कि इसको दबा के रख सकते हैं, आसानी से इसको परेशान कर सकते हैं, तो ये मन में बैठा रखते हैं कि इन्फीरियर है, उसके कारण उनको सेक्सुअली बार बार अब्यूज़ किया जाता है। घर के सदस्य ही कर देते हैं। गर्ल चाइल्ड का रिस्ट्रिक्शन लगा देना, बाहर नहीं जाएगी, और जब कि वो अगर बाहर जाती हैं तो फ्रीडम मिल जाएगा, बहुत बार पढ़ लेगी तो वो अपने हक के लिए बात कर सकती है, या हो सकता है कि हमारी डिग्निटी को हर्ट कर सकती है, क्योंकि बहुत सारा तो सोशल, हमारे जो घर का जो इज्जत है वो तो लड़कियों की बॉडी से जुड़ा हुआ है ना, तो उसकी बॉडी को तो प्रिजर्व करना हमारा काम ही है, समाज का काम ही है, तो रिस्ट्रिक्ट करेंगे ही लड़कों। और रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले स्टार्ट होता है उनके, पहले तो खेलना बंद, उसके बाद पढ़ना बंद, उसके बाद डायरेक्ट घर में रहना बंद। घर में रहना बंद कैसे? घर में रहना बंद,
शादी करा देते हैं ना दूसरे के घर में जाके, तो रहना तो बंद ही हो गया। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आता है। थर्ड टॉपिक हमारा है डिस्क्रिमिनेशन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में डिस्क्रिमिनेशन होता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उतना नहीं दिया जाता, ज़्यादा केयर नहीं किया जाता लड़कियों का, जितना लड़कियों को होता है यार थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, जितना ध्यान लड़कों पे रहता है, क्योंकि लड़के ही तो हैं, आखिर कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ भी है, यही तो है जो हमारे बुढ़ापा में हमारा हेल्प करेंगे। इवन देखिए रिचुअल वाला जो बात चल रहा था ना, मेरे को भी याद आया, रिचुअल में इतना अच्छा से बोल देते हैं कि लड़के ही आपके मरते वक्त जो जलाया जाता है बॉडी को, हर जगह तो जलाया नहीं जाता है और किन्हीं किन्हीं लोगों को दफनाया भी जाता है किसी किसी से कल्चर में, पर जहाँ अगर जलाने का बात मेरे को पता है, जो जलाया जाता है बॉडी को, तो एक जलाने वाला होता है, उसको मुंह में अग्नि देते हैं, तो वो देता कौन है? बेटा ही देता है। देगा कौन? और जब तक आपका बेटा अग्नि नहीं देता आपके मुंह में मरते वक्त, बोला जाता है कि आपको तृप्ति नहीं मिलता, आपको मतलब सैल्वेशन नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको चुना कौन गया है? बेटा। मतलब रिचुअल भी हम लोग को यही सिखा दी है कि वो करेगा कौन? आपका बेटा करेगा। तो उनके दिमाग में बैठा होता है अगर बेटा नहीं होता है तो मेरे को मुंह में आग कौन देगा, मुंह में अग्नि देने वाला कौन होगा? बेटा तो चाहिए ही। तो हमारे रिचुअल, हमारे सेरेमनीज भी कहीं ना कहीं पैट्रियार्की को भी प्रमोट करता है। ये सब छोटा छोटा एग्जाम्पल है जो आप कोट कर सकते हैं आंसर को एनहांस करने के लिए। मेरे को याद आ गया तो मैं बता दी, उस टाइम को याद नहीं आया था। थर्ड पॉइंट हमारा आता है एजुकेशन पेरेंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट में हमारा बताया ना एजुकेशन पेरेंटल अटेंशन। पेरेंटल अटेंशन ये बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेरे लाइफ में तो नहीं, पर हम अपने घर के पास में देखे हैं। मतलब दो एक फुआ है, उनकी भतीजी छोटी है, भतीजा बड़ा है, पर स्टिल वो भतीजे को ज़्यादा मानती है, भतीजे से एकदम चिड़ी हुई रहती थी। छोटी बच्ची थी वो, पर एकदम चिड़ी रहती थी। आज उसको देखते हुए वो हमेशा शर्ट पैंट में रहती है। मानसी नाम है, नहीं बताना था, ये बताने का कहीं ज़रूरत था, तो अच्छा ध्यान रख दीजिए। एजुकेशन पेरेंटल अटेंशन, पेरेंट का भी बहुत बार होता है कि बेटों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बेटों पे ज़्यादा अफेक्शन रहता है, प्यार रहता है, जो बेटियों पे कम रहता है। अगर आपके मन में डिस्क्रिमिनेशन वाला फीलिंग है ना, तो ये जनरली होगा, रह जाता है। अगर आपके अंदर भेदभाव है तो आपके कैरेक्टर में अगर अंदर इनबिल्ट है ना, तो आपके बिहेवियर में आपका जो एक्शन रहेगा ना, उसमें रिफ्लेक्ट कर जाता है कि आपके अंदर हाँ इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है लड़कों और लड़के के प्रति, बेटे और बेटी के प्रति, बेटी के प्रति। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है गर्ल और वुमेन। देखिए अगर जैसे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ना कुछ चीज़, तो एक्सप्लेन करते वक्त कुछ मेरे आसपास जो केस स्टडीज़ होता है जो मेरे ध्यान पे आता है तो हम आपको बताते हैं। तो आप एनेक्डोट की तरह से आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ अगर आप आसपास देखते हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या आंसर में कोट कर सकते हैं, या कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको लगता है कि सेम ये चीज़ हम पढ़े थे, ऐसा होता है, तो वो आप मत कीजिएगा। इसलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल अगर मेरे आसपास आता है तो हम एग्जाम्पल दे देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि लगता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन किया जाएगा। वापस टॉपिक पे आते हैं, फोर्थ टॉपिक जो हमारा था, गर्ल एंड वुमेन को बहुत सारे रिसोर्सेस है ना, उसको प्रिविलेज दिया ही नहीं जाता, फार दूर रखा जाता है। अगर कोई लड़की है, गांव में रहती है, किसी गांव में रहती है, अज्यूम कीजिए, और बेटा भी रहता है गांव में, बेटा को अगर अपना ड्रीम परस्यू करना है ना, तो उसको चांसेस है कि उसको भेजा जाएगा बाहर, कर्ज लेके, ज़मीन बेच के, बहुत चांसेस उसको भेजा जाएगा, क्योंकि उम्मीद है कि वो जाएगा बाहर, अर्न करेगा तो मेरे बुढ़ापा में हेल्प करेगा। तो बेटियों को नहीं भेजा जाता है, क्यों? पढ़ लिख के क्या करेगी? ज़्यादा चांसेस है पढ़ लिख लेगी तो क्या करेगी, हो सकता है बाहर पढ़ी तो एक तो मेरा इज्जत गवाएगी, दूसरा अगर पढ़ भी लेती है, नौकरी ले भी लेती है, तो मेरे को थोड़ी देखेगी, ये तो देखेगी अपने हस्बैंड को, ये तो देखेगी अपने सास ससुर को, तो मेरा क्या लेना देना है इनसे। तो उनको वो रिसोर्सेज, वो प्रिविलेज नहीं मिलता जितना सन को मिलता है, बेटे को मिलता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है, जिसमें मेल चाइल्ड का जो शेयर होता है, इवन फूड का भी शेयर होता है ना, आप देखेंगे तो ज़्यादा रहता है। कभी कभी बोला जाता है कि लड़की है, थोड़ा कम एडजस्ट करो ना, हो जाएगा, जाने दो उसको, खाने दो। ये चीज़ लड़कों को नहीं बोला जाता है, बेटों को नहीं बोला जाएगा कि थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, खाने दो, लड़की है, नहीं, लड़की को ज़रूर बोला जाता है। तो ये हमारा है घर में जो इनइक्वालिटी देखा जाता है उसके बारे में। उसके बाद हमारा जो क्या था सेकंड टॉपिक, चाइल्ड अब्यूज़। देखिए बच्चे लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ना, क्योंकि वल्नरेबल होने का मतलब है कि कमज़ोर है ना, बहुत आसानी से पहला तो लगता है कि जो भी वायलेंस करते हैं ना, सेक्सुअली हैरेस करते हैं ना, उनके दिमाग में रहता है कि ये बताएंगे नहीं किसी को, बता पाएंगे तो समझेंगे नहीं, ऐसा लगता है कि समझेंगे नहीं इनको क्या, इनके साथ क्या हो रहा है। पर सब समझते हैं, गुड टच बैड टच के बारे में सब पता होता है, ऐसा नहीं है। बच्चे फील जरूर करते हैं, हो सकता है उस टाइम आपको नहीं बोले, हो सकता है उस टाइम वो ना समझे, पर उनके दिमाग में वो चीज़ रहता है कि कुछ तो गलत था, जो बड़े होने के बाद उनको समझ में आता है। और सबसे दुख का बात पता है क्या है, कि ये ना फिजिकल पेन नहीं है,
ये फिजिकल अटैचमेंट नहीं है कि ये मतलब आप किसी के साथ मान लीजिए किसी का हाथ पकड़ लिए लड़की का, और तो सोचेंगे कि आप उसके कंसेंट से नहीं पकड़े, जो उसको थोड़ा अजीब लगा, बहुत अजीब लगा, पर ये हाथ तक का बात नहीं है, ये दिमाग का बात है। वो बस ना हाथ तक ही उस चीज़ को फील नहीं करती है, अनकंफर्टेबलनेस बस उसके हाथ तक नहीं रहता है, वो उसके दिमाग में जाता है। ये साइकोलॉजिकल पेन होता है। जो रेप होता है ना, रेप होना, सेक्सुअल मॉलेस्ट करना किसी को, ये फिजिकल पेन नहीं, फिजिकल पेन ही नहीं है। फिजिकल पेन नहीं है ऐसा नहीं है, फिजिकल पेन ही नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी है। वो चीज़ भूल नहीं पाता इंसान। बहुत अब्यूसिव है, बहुत अब्यूसिव, इमेजिन नहीं किया जा सकता। जिसके पर बीतता है ना, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता कि वो दर्द क्या है, कितना गंदा असर पड़ता है। हो सकता है किसी लड़की के साथ कभी ऐसा हुआ हो तो वो आदमी के पास जाने से डर लगता है, जैसे लगता है कि वो सब कुछ याद आता है वापस। तो जो भी करते हैं ना, बहुत पता नहीं, एकदम स्पीचलेस इस मैटर में। पर बच्चों के साथ तो क्या पता, क्या ही समझ में नहीं आता। और बच्चों के साथ जब अब्यूज़ के बारे में हम लोग सुनते हैं ना, तो इससे पूरा एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट करता है। जो बात बोलते हैं ना कि लड़की के ड्रेस के कारण आप अट्रैक्ट होते हैं, मतलब लड़की कपड़ा ही ऐसा पहनती है, इसी के कारण उनके साथ रेप होता है। तो छोटे बच्चे, उनसे सच में पूछना चाहिए कि छोटे बच्चे क्या, छोटे बच्चे को देख के क्या आता है। अगर रेपिस्ट का कारण लड़की का कपड़ा है, तो छोटा बच्चा तो ऐसा कुछ कपड़ा नहीं पहनता ना। या छोटे बच्चे के शरीर में तो वैसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आपको मतलब आपका सेक्सुअल प्लेजर बढ़ जाए या फिर फीलिंग आ जाए, या वो हॉट एंड सेक्सी तो नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं, बच्ची है। इसीलिए यही एग्जाम्पल से समझा जा सकता है ना कि रेपिस्ट माइंड का वो जो साइको टाइप होते हैं, वो अलग ही होते हैं। सोचिए, वो कपड़ा पे, रेप का और कपड़ा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल रिलेशन नहीं है। जो कंट्रोल करने वाले, जिनके अंदर एथिकल मोरल, जो इंसान है ना, उनका इंसानियत हर जगह रहेगा। वो कभी किसी का मिसयूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पहला टॉपिक जो है चाइल्ड अब्यूज़। जो होता है सेक्सुअल, अगर चाइल्ड अब्यूज़ में हो सकता है कभी कभी सेक्सुअल एग्रेशन होता है, मतलब सेक्सुअली उसको अब्यूज़ करते हैं। कभी कभी बेमतलब का बच्चों को मारना, बहुत बार ऐसा होता है। कहीं का गुस्सा बच्चे पे, मम्मी पापा में झगड़ा हो बच्चे पे कुटाई, बच्चे का कुटाई, सास के साथ झगड़ा हो बच्चे का कुटाई। बाद में भले आप उसको फिर प्यार व्यार कर रहे हैं, पर गलती कौन किया था? बच्चा नहीं किया था, आपका फ्रस्ट्रेशन था, निकला किस पे? बच्चे पे। छोटे बच्चे को कूट दिए, पीट दिए। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब घर पे ही तो हो रहा है। बहुत वीडियोस भी देखे हैं, बहुत बार होता है कि बच्चों को बहुत गंदे तरीक़े से मारा जाता है, जो कि बहुत ह्यूमिलेटिंग है, गलत है वो। मतलब क्योंकि डर नहीं है ना, बच्चे थोड़ी कुछ करेंगे। बच्चे ज़्यादा क्या करें, रोएंगे, चिल्लाएंगे। बड़े को तो आप नहीं मारते हैं, वैसे बच्चों को मारते हैं। आप जल्दी उसी को मारिएगा ना जो आपको लगता है कि वो इन्फीरियर है। ये सच है, हम लोग का हाथ उन्हीं पे उठता है जो लगता है इन्फीरियर है, सबऑर्डिनेट है। यही रीज़न है कि जो पति होते हैं जल्दी पत्नी को मारते हैं, हाथ उठ जाता है उनका। दूसरा पॉइंट हमारा आता है लेबर आवर्स पे ध्यान ही नहीं जाता। मतलब छोटे बच्चे को जब बहुत बार होता है कि जो बच्ची होती है, लड़कियां होती हैं, पहला तो विमेन बड़ी हो जाएंगी तो उनके लेबर आवर्स पे ध्यान नहीं जाएगा। दूसरा हो जाता है छोटे बच्चे से जो खेलने कूदने का उम्र होता है उनका, बेटियों को खेलने के लिए दिया जाता है, पर बेटियों को एकदम थोड़ी सी भी बड़ी हुई ना तो उनको बोला, अरे अब बड़ी हो गई हो, अब ये सब सीखो, सीखना चाहिए, चलो बर्तन धो, सीखना चाहिए ना, पोछा लगाओ। ये सीखोगी नहीं तो फिर अब बड़ी हो रही हो तुम। ये सब कौन देते हैं? ठीक है, वो सीखना है, वो अपने काम के लिए ज़रूर सिखाइए उनको, तब तो बेटों को भी सिखाइए। सर्वाइवल के लिए ज़रूर सिखाइए कि खाना बनाना तुम भी सीखो, किचन में जाना तुम भी सीखो। नहीं तो अगर मान लो कभी नौकरी पे जाते हो, अकेले रहना पड़ा तो कैसे बनाओगे? दोनों को सिखाइए। इसलिए नहीं कि तुम्हारे लिए, तुमको क्या ज़रूरत है खाना बनाने का, तुम्हारे लिए तो आएंगी ना नौकरानी शादी करके, वो बनाएंगी ना। नहीं, ये नहीं करना है आपको। छोटे बच्चे से ही आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर का काम छोटा मोटा सीखती है, तो जो काम उसका जिस टाइम पे वो खेलने का उसका उम्र होता है, उस टाइम पे वो चूल्हा चौका संभाल लेती है, छोटा छोटा चीज़। बहुत बार ऐसा होता है गांव में कि बेटे के चक्कर में 3 3 बेटियां हो जाती हैं। और जब अब बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, मान लीजिए 3 4 5 6 बेटी हुई, उसके बाद आपका एक बेटा हुआ, किसके चक्कर में हुआ? बेटा के चक्कर में। अब बेटी तो इतनी सारी हो गई है, अब बेटी तो आपकी मर्जी से आई नहीं, आप तो चाहते नहीं थे, वो तो अनवांटेड है, तो आप निपटाएंगे उसको, कैसे निपटाएंगे? शादी करके फटाफट कम एज में शादी कर दीजिए। या फिर कभी कभी करते हैं तो बाद का जो बच्चा है, जो पहली बेटी हुई है, उसके बाद जितना बच्चा हुआ है ना, उस बच्चों को देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? उस छोटी बच्ची पे। बहुत बार ऐसा होता है।
तो ये छोड़ देखिए, पिक्चर देख के आप समझ रहे होंगे, ऐसी छोटी छोटी लड़की वो गांव में बहुत दिखती है, बहुत कम उम्र में बहुत सारा काम कर लेती है। तो ऐसा नहीं, काम करना गलत नहीं है, ठीक है कर लेती है, पर उनके स्कूल टाइम, उनका पढ़ने का समय, उनके खेलने का समय, उनका बचपन मत छीनिए उनसे, वो गलत हो जाता है। जब आप छोटे बच्चे को, जब जिस एज में हो सकता है उसकी एज की लड़की बाहर खेल रही है, पर वो घर में रोटी बना रही है, आटा सान रही है, उनको पता है कि घर पे जाके मेरे को करना पड़ेगा काम, वो गलत हो जाता है। दूसरा आता है, हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि घर के काम को जो हम घर का काम का जो बर्डन है छोटे लड़कियों पे दे देते हैं, वो गलत हो जाता है। चाइल्ड अब्यूज़ को बहुत रेयर बात किया जाता है। घर के देखिए, घर में अगर कोई सेक्सुअली हैरेसमेंट का तो बात बहुत साइलेंटली होता है, कान में होता है, फुसफुसाहट में होता है, रेयर, कोई आसानी से बार बार नहीं बोलते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, इज्जत का बात होता है, सोसाइटी का बात होता है, तो ये सब बात बहुत रेयर बोला जाता है। ये इस मैटर पे कौसम्बी बोलती हैं कि जब घर पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट बड़ों के साथ, बड़ी लड़कियों के साथ हो रहा है, उस पर मैटर पे बात ही नहीं किया, तो बच्चों पे क्या ही किया जाएगा। तो बच्चों के साथ जो कभी कभी बचपन में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिसके साथ बचपन में बहुत बार सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, पर ये एकदम अनरिपोर्टेड है। बहुत रेयर किसी का कोई रिपोर्ट दर्ज करती हैं, या फिर कोई बात बोला जाता है, या फिर आसपास उनको सजा दिया जाता है कि आप ऐसा क्यों किए। इस बात पे कौसम्बी आवाज़ उठाती हैं। हमारा उसके बाद 1 2 3 4 5 पाँचवा पॉइंट आता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में फैमिली में बात ही नहीं किया जाता है। ठीक है, सब कोई मुँह बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि किसी से कहना मत। रेपिस्ट कभी कभी ना फादर, अंकल, भाई, कज़िन, बहुत लोग, कभी कभी घर वाले लोग भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मतलब इवन एक बार, ये सब जानते हैं आप, कोई आपका बहुत क्लोज वन होगा ना, बहुत ट्रस्टी, वही आपसे बता पाएगा, जिसका विश्वास आप बहुत जीते होंगे ना, वही आपको बता पाएगा। या फिर कभी कोई लड़की है ना, स्पेशली हम लड़कियों से बोल रहे हैं, कि कभी आप किसी लड़की को अगर बताइएगा ना अपने बारे में कुछ, अगर 10 लड़कियों को बताते हैं ना, तो 7 से 8 लड़की ऐसी होगी ना जो बोलेगी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये फैक्ट है कि कभी ना कभी बचपन में वो हो ही जाता है, और वो कभी कभी उनके और होते हैं वो कौन, बहुत क्लोज रिलेटिव। तो बहुत केस स्टडीज़ हम भी सुने हैं जिसमें उनके पापा बहुत बार मारते हैं। ये वो प्रेग्नेंट हो गई थी, प्रेग्नेंट होने के बाद वो उनसे बहुत फ्रेंड लोग ही बोली कि तुम रोकी क्यों नहीं, मतलब अगर तुम्हारे पापा के ही कारण वो प्रेग्नेंट हुई थी तो तुम रोक भी सकती थी, अबॉर्शन करा दिया जाता था उसका। तो वो फिर अपने पीठ पे दिखाई थी कि बहुत उनको पीटा गया था उनके पापा के द्वारा, बहुत बार उनको मारा गया है, तो बोली कि हम किस मुंह से बोलें। तो बहुत ये सब चीज़ है जो बहुत ह्यूमिलेटिंग है, बहुत 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 दर्द वाला है। मतलब ये सब चीज़ पे ना बात होता है, ना बात करने का हिम्मत है, और प्रैक्टिकल नहीं है। आप उसको बोलेंगे ना कि जाओ ना पुलिस में बोलो ना, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। जब तक वो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगी ना, वो नहीं बोल पाएगी बाहर। जब रेपिस्ट उनके घर पे ही बैठा होगा तो मुश्किल है। उसके लिए आपको वुमेन को एम्पावर करना पड़ेगा, उसके लिए उसकी मदर को एम्पावर करना पड़ेगा। वो मदर उतनी अच्छी होंगी तब वो बोलेंगी ना कि अब मान लीजिए छोटी बच्ची के साथ अगर एक उसके हस्बैंड ही कुछ कर रहे हैं, मतलब एक वेमेन है उसकी बेटी के साथ उसके हस्बैंड ही कुछ सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं और पढ़ी लिखी नहीं है, वो कहाँ जाएगी। चलिए हम लोग उसको ज्ञान भी दे देते हैं कि जाइए ना, आप केस कर सकती हैं, आप आवाज़ उठा सकती हैं, पर वो डरेगी। बहुत कम चांसेस है कि उनके अंदर इतना हिम्मत आएगा कि वो उस पर आवाज़ उठाएंगी और उनको सज़ा दिलाएंगी और वो सेपरेट होकर रहेंगी। ये सब प्रैक्टिकल तब होगा जब वुमेन एम्पावर्ड होगी, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाएगा, वुमेन को इक्वल एजुकेशन मिलेगा, और जब हम सब बदलेंगे, जब पैट्रियार्की को हम भूल के इक्वालिटी का बात करेंगे। पैट्रियार्की का उल्टा मैट्रियार्की नहीं होता। पुरुष प्रधान का मतलब मातृ प्रधान नहीं होता, ये याद रखिएगा। पुरुष प्रधान का उल्टा ये होगा कि इक्वालिटी, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा हमारा आता है सेकंड लास्ट है, ये मेल का जो डिमांड है ना, हर चीज़ में हम आप देखें, इससे पहले भी हम ये बात बताएं कि हर चीज़ में आप देख रहे हैं कि ज़्यादा जो वायलेंस जो है किया किनके द्वारा जा रहा है, मेल मेंबर के द्वारा ज़्यादातर, मोस्टली। पर चाहिए भी क्या, फिर भी समाज को चाहिए क्या, बेटा हो जाता तो सब ठीक हो जाता, बस एक बेटा दे देते भगवान जी। और बेटी होगी, अगर बेटा हुआ घर में तो बोलेंगे कि मुबारक हो बेटा, बेटी हुई है, अरे जाने दीजिए, सब अपने अपने भाग्य से आती है। दुखी सब कोई नहीं होता है दुखी, ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर जो लोग दुखी होते हैं उन पर बात किया जा रहा है। सबके बाद भी रेपिस्ट कोई लड़की होती है क्या,
नहीं, पर चाहिए लड़की को भी चाहिए कौन? बेटा ही चाहिए। बहुत डिमांड होती है, लड़की माँ भी इवन बहुत बार चाहती हैं कि मेरा बेटा हो जाता। बहुत आयरॉनिकल लगता है सुन के। उसके बाद हमारा आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये हमारा थर्ड है, फोर्थ पॉइंट है, नहीं थर्ड पॉइंट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट घर पे ही होता है। बहुत बारी मैन कभी कभी पता चलता है कि कोई लड़की अगर होमोसेक्सुअल है, अगर वो लड़की से ही वो अफेक्शन फील करती है, तो उनको सुधारने के लिए भी बहुत बार घर के मेंबर ही उनके ऊपर रेप करते हैं कि वो फील कर पाए कि नहीं, वो उनको जो सेक्स वाला जो मतलब उनको उसको बताते हैं कि तुम्हारे अंदर डिफेक्ट है, जो डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेप। ठीक, तो घर वाले लोग ही कभी कभी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे देते हैं। फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करना बहुत बार कि मतलब बहुत गंदा लगता है, हम अच्छा नहीं लगता। लाइक कि बहुत कभी कभी किसी आप फिजिकली कौन कैसा है, देखिए कोई अगर जब जानबूझ का मोटा है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करता, तब अगर आप उसको बोलते हैं ना कि वो एक्सरसाइज वगैरह कर, तो वो अलग चीज़ हो जाता है। पर जिस चीज़ पे उसका कोई हाथ ही नहीं, जिस पे उसका कंट्रोल ही नहीं, उस पर अगर अब्यूज़ करना, उस पर अगर आप कमेंट करते हैं, तो भगवान पे कमेंट कर रहे हैं, है ना। तो वो जब हम सेक्सुअली किसी को बोल रहे हैं, किसी फिगर पे कमेंट कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट ही है। फिंगरिंग, देखिए फिंगरिंग बोल सकते हैं कि आप जबर छोटे बच्चों के साथ में बहुत बार होता है कि उनको 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 समझ नहीं आता है कि उनका, अब तो समझाया जाता है कि उनका कौन सा प्राइवेट पार्ट है, कौन सी जगह पे टच करना इट्स गुड, कौन सी जगह पे टच करना बैड है, सिखा दिया जाता, अब सिखाया जा रहा है। तो बहुत बार पहले हुआ करता था, मतलब जब बच्चे को नहीं पता होता था, अब तो अगर बच्चे बता देते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट को आप टच कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बच्चा नहीं समझेगा, पर बच्चा बोलता है। अब छोटे बच्चे को, हर लड़कियों को, छोटी बच्चियों को बताया जाता है, मम्मी बताती है कि बेबी आपके अगर किसी प्राइवेट पार्ट पे कोई टच करता है तो आप घर पे बताइएगा। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ये एक ना मन में डर, अगर छोटे बच्चे को ना, आप छोटे बच्चे के साथ ये होता है ना, या फिर किसी भी लड़की के साथ, तो एक मन में ना एक फियर आ जाता है, किसी पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकती है, किसी पे नहीं ट्रस्ट कर सकती। किसी भी लड़कियों के साथ, किसी भी लड़की के साथ एक केस समझ के देखिए, अगर उसके बचपन में उसके ही घर के मेंबर ही अगर उसको सेक्सुअली हैरेस किए होंगे ना, तो गारंटी है कि वो जब शादी होगा, शादी होने के बाद जब उसे बेटी होती है, तो वो बेटी को, बहुत रेयर केसेस है होगा, बहुत चांसेस से समझ सकते हैं कि वो अपनी बेटी को ना जल्दी किसी के पास नहीं छोड़ेगी, अपने हस्बैंड के पास भी जल्दी नहीं छोड़ना चाहेगी अकेले। उसके मन में एक ना एक थोड़ा शंका रहेगा, उसके दादाजी के पास भी नहीं छोड़ना चाहेगी, थोड़ा ना थोड़ा डरेगी वो, कुछ भी होगा तो। क्यों डर रही है? ये फिर आ कहाँ से रहा है? आप बोलेंगे कितनी नेगेटिव है, कितना गलत सोच है इनका, कैसे कोई ऐसा सोच सकता है? नहीं, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस उनको डरा दिया, इस हद तक डरा दिया है कि वो सारे लोगों को एक नज़र से देख रही हैं। डर तो एक ये सब जो चीज़ है, एक फियर, एक डिग्निटी पे भी उंगली उठता है, अपने आप को वो खुद एक इज्जत से नहीं देख पाती हैं, एक मन में बहुत ही सेल्फ, बहुत गंदा चीज़ है, वो फीलिंग को एक्सप्रेस वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। दूसरा आता है हमारा सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, जो मैरिटल रेप है, जिसके बारे में बात पहले भी किए थे, कि जो मैरिटल रेप है, लगता है कि पूरा आज़ादी मिल गया है कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप ये आपकी धन हुई, जो कन्या दान है, जो बोलते हैं ना कि कन्या दान कर दी है, जो भी बहुत अलग लगता है कि ठीक है, अब आपको जो मन करे, आप आपकी प्रॉपर्टी हुई, आपको जो मन करे वो करे, और ये समझ के जो हस्बैंड होते हैं वो मैरिटल रेप करते हैं, ऐसा उनका जो बॉडी है लगता है उनका प्रॉपर्टी है, लड़की उनकी वाइफ का बॉडी उनका प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नहीं। उनके कंसेंट के बिना जब करते हैं मैरिटल रेप होता है। मैरिटल रेप हालांकि पहले नहीं था कानून, अब कानून बन चुका है, बट स्टिल इज़ बहुत वही है ना, प्रैक्टिकल बात नहीं है कि कानून बनने के बावजूद भी बहुत रेयर केसेस होता है जो रिपोर्ट किया जाता है, बहुत ऐसा केसेस जो रिपोर्ट नहीं किया जाता है। रेप होता है जनरली घर पे भी बहुत बार होता है, बहुत बार घर पे हुआ है, और वो होता कौन है? बहुत क्लोज रिलेटिव, नेबर, घर के रिश्तेदार, भाई बंधु, जो भी मतलब बहुत क्लोज होना होता है, जिन पर वो ट्रस्ट करती हैं, क्योंकि क्लोज होने के बाद ही उनको मौका मिल जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि घर के ही मेंबर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट रेप कर देते हैं। दूसरा हमारा आता है जो एज्ड पर्सन पे जो वायलेंस करते हैं, कि उनके डिग्निटी को हर्ट करना, उनको बार बार फील कराना, लाइक कि आप हम लोग पे बोझ है, आपको खाना जो मिल रहा है वो खाइए, ज़्यादा मत बोलिए, कम बोला कीजिए। तो उनका जो जो इज्जत से वो अपने टाइम भी जी रहे होते हैं, उनकी डिग्निटी को आप हर्ट करते हैं। तो ये
जनरली ओल्ड पीपल के साथ भी वायलेंस होता है। देखिए ये जो बुक है ना, बस बुक इसके लिए नहीं है कि बस विमेन के बारे में ही बात हो रहा है, विमेन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, पर जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है सब पे बात किया गया है। जो हमारा सेकेंड 9 है, ये चैप्टर 5 है, चैप्टर 9 में हमारा डिसेबिलिटी है, जिसके बाद हम डिसेबिलिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि डिसेबल पीपल पे भी बहुत फोकस किया गया है, डिसेबल पीपल पे स्पेशल से अलग से चैप्टर रखा गया है। तो इसमें बस विमेन के बारे में ही नहीं बात किया जा रहा है, जितने भी वल्नरेबल ग्रुप है हमारे सेक्शन, हमारे सोसाइटी के सारे सेक्शन पे बात किया जा रहा है। विडो जो एज्ड होते हैं, जो विधवा औरत होती हैं, जो बूढ़ी हो जाती हैं, उन पर भी वो भी बहुत वल्नरेबल होती है, उन पर भी बहुत अत्याचार होता है, क्योंकि एक सपोर्ट जो होता है उनके पेरेंट्स का, मतलब सॉरी उनके हस्बैंड का, वो भी चला जाता है। तो उनको मतलब एकदम बोझ की तरह समझा जाता है, वो एकदम घर की ना एक ओल्ड जो सामान होता है ना, जो कचरा होता है, उसकी तरह ट्रीट हो जाता है। कभी कभी तो कुछ लोग घर पे रखते हैं पेंशन वगैरह के लालच से रखे, या कुछ किसी के अंदर एथिकल होता है, या फिर किसी के मन में समाज का डर होता है तो रखते हैं, और किन्हीं लोग तो डायरेक्ट घर से निकाल देते हैं या फिर वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा, जो कभी कभी बहुत बार के मन में बैठा होता है ना, कि जो विधवा हो जाती है ना, वो बहुत कर्स टाइप होती है, और उनको ना उनका आशीर्वाद लेना इट्स नॉट गुड। या फिर बहुत बार होता है कि जो विधवा औरत होती है ना, उनको किसी अच्छे सेरेमनी में सुख मतलब खुशी के माहौल में उनको प्रेजेंट होने नहीं दिया जाता है, कि इस टाइम पर विधवा औरत को क्यों बुला दिया गया है। या बहुत बार कुछ लोग होते हैं, जैसे करवा चौथ है, बहुत केसेस हम सुने हुए हैं, करवा चौथ है, करवा चौथ में वो अपनी बूढ़ी मतलब उनकी जो विडो सास है, उनसे वो आशीर्वाद नहीं लेते, उनका पैर नहीं छूती है। क्यों नहीं छूती? उनको लगता है कि विडो औरत का आशीर्वाद लेना इज़ नॉट गुड, जो कि बहुत गलत हो जाता है। उसके बाद हमारा 4 पॉइंट आ जाता है। इस टॉपिक के बाद ये वीडियो से लंबा बहुत हो जाएगा, तो ये टॉपिक के बाद नेक्स्ट में आएगा, हाँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, यही तो टॉपिक रहने देंगे। दूसरा आता है हमारा कि उनके आशीर्वाद नहीं लेते। दूसरा हमारा जो लास्ट टॉपिक है 4 पॉइंट है कि सेक्सुअल अब्यूज़, जो और एक तो ओल्ड वुमेन के साथ तो होता ही है, और दूसरा ये भी हो जाता है कि जो सेक्सुअल अगर कोई कम एज में अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो उनके साथ भी रेप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। घर के मेंबर, जैसे बोल सकते हैं कि मतलब कोई यंग औरत थी, उनके हस्बैंड का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है, उनके घर के ही सदस्य मतलब ससुराल वाले बहुत बार कोशिश करते हैं उनको सेक्सुअली हैरेस करने का, और यही रीज़न है कि उनको बोला जाता है कि आप अच्छे से मत रहिए, आप अच्छे दिखिए ही मत, कि आप पे कोई अट्रैक्ट हो। जो अट्रैक्ट हो रहा है सॉरी जो अट्रैक्ट हो रहा है उन पे नहीं रोक है, लड़कियों पे ही रोक है। क्या करते हैं? उनको बाल मुंडवा देते हैं, उनको सजना बंद, उनके हाथ में चूड़ी, जो भी श्रृंगार का सामान है, जो भी जिससे वो थोड़ी भी अच्छी दिख सकती है, जो सबसे सुंदर, जो सबसे मतलब किसी के भी ब्यूटी का जो पार्ट होता है, हेयर होता है ना, हेयर से आप कितने भी अच्छा साड़ी पहन लो, कितना भी ज्वेलरी पहन लो, हेयर के बिना आप अच्छे लगोगे क्या? नहीं, है ना। तो हेयर, कुछ लोग होते हैं बिना हेयर के भी अच्छे लग सकते हैं, वो अलग केस होगा, जो कुछ लड़के ही ठीक ठाक होते हैं जो लग सकते हैं। पर जनरली क्या होता है कि हेयर के बिना ब्यूटी चला जाता है, ठीक। इसके कारण क्या बोलते हैं, उनका हेयर ही मुंडवा देते हैं, पहले होता था, ठीक। उनको ना सजना बंद, कोई कलरफुल ड्रेस पहनना बंद, तो ये किस लिए है? रोकने के लिए है, कि वो किसी के मेल से दूर रहे, मेल के थ्रू ना वो खुद अट्रैक्ट हो, ना कोई मेल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक। तो सारा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे लग जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि फैमिली जो होते हैं ना, कभी कभी जो विडो हो जाती हैं, विडो होने के कारण वो कभी कभी प्रोस्टिट्यूशन में भी धकेल दिया जाता है, लाइक कि मतलब पैसा वैसा नहीं है, पैसा नहीं दे रहे हैं, वो सेक्सुअली घर पे भी अब्यूज़ हो रही हैं, उनका फैमिली भी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो वो ये एक तरह से उनको फोर्स कर देता है कि उनको मजबूरी प्रोस्टिट्यूशन में जाना पड़ जाता है। प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति है। ये कौन बोलती हैं? कार्ल लेकर बोलती हैं। चलिए यहीं तक ये वीडियो को रहने देते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे जो आगे हमारा चैप्टर, आगे हमारा जो टॉपिक है। थैंक यू, पीस।